नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है। अगर किसी एग्जाम में जनरल साइंस या बायोलॉजी पूछी जाती है तो इस एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रक्त का थक्का क्या होता है? किसी भी मनुष्य में अगर चोट लग जाती है किसी भी अंग के तो थोड़ी देर खून बहता है और उसके बाद में खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का स्कंदन हो जाता है या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। और ये क्लॉटिंग कैसे होती है इसी वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इस साइड में जो मैंने लिखा हुआ है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में लिखा हुआ है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है उसके अंदर ये इतने फैक्टर होते हैं जिनका प्रयोग होता है। और जो ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इनका निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इनके निर्माण के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है, तो उसका आंसर है विटामिन के। तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला कि क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कहाँ पर होता है, और दूसरा कि कौन सा विटामिन है जो इनके निर्माण में हेल्प करता है, तो वो है विटामिन के। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं हम इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। पहला है ब्लीडिंग टाइम, यानी कि किसी मनुष्य के चोट लगती है, किसी सामान्य मनुष्य के चोट लगी तो कितनी देर तक खून बहता है। तो सामान्य मनुष्य में 1 से लेकर 3 मिनट तक खून बहने की संभावना होती है। अगला है क्लॉटिंग टाइम, यानी कि कितनी देर बाद रक्त का थक्का या रक्त स्कंदित हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग कितनी देर बाद हो जाती है। तो ये टाइम है एक सामान्य मनुष्य के लिए 2 से लेके 8 मिनट। इतनी देर के अंदर आपके रक्त का थक्का बन जाएगा। अब अगला पॉइंट है थ्रोम्बस और एम्बुलस। ये क्या चीज होती है? एक रक्त वाहिनी है, यानी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। इस ब्लड वेसल में इस जगह पर कुछ आरबीसी, प्लेटलेट और फाइब्रिन ने मिलकर एक यहाँ पर रक्त स्कंदन कर दिया, थक्का बन गया यहाँ पर। अब जो ये थक्का है ये शिथिर है, फिक्स है, ये इधर उधर नहीं जा रहा है, सिर्फ एक जगह पर ही अगर फिक्स है तो इसे हम थ्रोम्बस कहेंगे। यानी रक्त की जो रक्त वाहिनी होती है उसके अंदर बनने वाला ऐसा थक्का जो अपनी जगह पे फिक्स हो उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। अगर यही थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट मसल को जो रक्त सप्लाई करती है आर्टरी उसमें बन जाए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको थ्रोम्बस समझ में आ गया होगा। थ्रोम्बस हानिकारक ज़्यादा तभी है जब ये कोरोनरी आर्टरी वगैरह में बन जाए या मस्तिष्क में बन जाए, तभी ये ज़्यादा खतरनाक है। बाकी ये एम्बुलस की अपेक्षा कम खतरनाक है। एम्बुलस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रक्त वाहिनी है, यहाँ पर इसके अंदर कोई रक्त स्कंदन हो गया है, ये स्थिर है, इधर से इधर एक अंग से दूसरे अंग में जा रहे हैं। अब ये जो एम्बुलस है ये किसी भी अंग में जा सकता है, मस्तिष्क में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ये बन गया तो ये तो कभी भी काम तमाम कर सकता है आदमी का। लेकिन थ्रोम्बस तभी खतरनाक है जब वो कोरोनरी आर्टरी वगैरह में बनता है। तो आपको थ्रोम्बस और एम्बुलस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसके कई अंग हैं, यानी कि उसमें आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, कई तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, सब कुछ होता है। तो इस ब्लड में से अगर हम जो रक्त कणिकाएं हैं उनको अगर निकाल दें, माइनस कर दें इसके अंदर से, तो जो बाकी जो बचेगा ब्लड के अंदर उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ गया? ब्लड में से अगर रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह निकाल देंगे तो हम इसे प्लाज्मा कहेंगे। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, सीरम। सीरम क्या होता है?
अभी जो हमने प्लाज्मा बनाया था, यानी कि ब्लड में से रक्त कणिकाएं जब हमने निकाल दी थी, उसके बाद में जो प्लाज्मा बना है, इस प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन निकाल दें, ये भी एक रक्त की प्रोटीन है और सबसे बड़ी प्रोटीन होती है ये रक्त के अंदर। अगर हम इस फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा में से माइनस कर दें यानी निकाल दिया, तो अब जो बचा हुआ जो लिक्विड है उसे हम सीरम कहते हैं। पीले रंग का एक ये लिक्विड है, तो आपको पता लग गया होगा सीरम क्या है। नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? हमारा जो ब्लड है वो जब रक्त वाहिनियों में होता है तो इसमें स्कंदन नहीं होता है नॉर्मली। थ्रोम्बस एम्बुलस की बात अलग है, थोड़ा बहुत अगर हो दो। नॉर्मल जो रक्त है वो अपने फ्लो में बहता है, हर अंग में रक्त की आपूर्ति होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि रक्त के अंदर हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, यानी प्रतिस्कंदक। ये रक्त स्कंदन को रोकता है। अगर ये हिपेरिन ना हो तो सारी रक्त कणिकाएं वगैरह वो स्कंदित हो जाएगी, रक्त बहना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में एस्प्रिन और वारफेरिन। ये क्या है? ये एक तरीके से आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, कृत्रिम प्रतिस्कंदक हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये भी रक्त के स्कंदन को रोकती है। जो हृदय के रोगी होते हैं, अगर आपको पता हो तो उनको आमतौर पर एस्प्रिन दी जाती है। इसे खून पतला करने की दवाई भी बोला जाता है, यानी कि ये एक तरीके से एंटीकोगुलेंट ही होती है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं अभी, और इनसे संबंधित प्रश्न सीधे ही एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं प्रक्रिया पर, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है उस पर। सबसे पहले क्या होता है, पहला जो स्टेप होगा रक्त स्कंदन का, वो है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। ये आप देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये एक ब्लड वेसल है जिस पर चोट लग गई है। ये यहाँ पर चोट लगी है। ये जो ग्रीन कलर के अंदर ये टिश्यू है, बाहर कोई भी इनका टिश्यू हो सकता है। अब जब किसी अंग पर चोट लगती है तो जो ये टिश्यू है, यहाँ से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक लाइपोप्रोटीन होता है। ये सीक्रेट होता है। क्षतिग्रस्त जो ऊतक है, डैमेज टिश्यू जो है, वहां से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होता है। और जो यहाँ पर प्लेटलेट होती है ब्लड वेसल के अंदर, इसके द्वारा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट किया जाता है। जो ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि टिश्यू से सीक्रेट होता है, इसके अलावा जो प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होता है, कार्य की दृष्टि से ये दोनों समान ही होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। तो इनको कॉमन रूप से हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कह सकते हैं। अब जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ है, ये जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, उनके साथ रिएक्शन करता है। और इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन होने जरूरी है, इसके बगैर नहीं होती ये प्रक्रिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्रिया करके एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम।
यहाँ तक समझ आ गया पहला स्टेप। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ है जो क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट से, वो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है रक्त में उनके साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना देता है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर, और दूसरा स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलाव। अब जो हमने प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम अभी बना है, ये हमारे ब्लड में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम की इनएक्टिव यानी निष्क्रिय प्रोटीन होती है। ये जो एंजाइम बना है ये इसके ऊपर क्रिया करेगा, इस पर क्रिया करके थ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है। और जो थ्रोम्बिन होती है ये एक सक्रिय प्रोटीन है, इसके अलावा एक एंजाइम की तरह ही कार्य करती है थ्रोम्बिन भी। समझ में आ गया? रक्त के अंदर जो निष्क्रिय प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसके ऊपर ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्रिया करेगा और इसको थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब आ गया तीसरा स्टेप, वो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलाव। अब जो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन बनी है सक्रिय जो है एक एंजाइम की भांति ही काम करती है। जो फाइब्रिनोजन है ये हमारे रक्त में प्रोटीन है, विलियशील है, सोल्यूबल एक प्रोटीन होती है रक्त में। इसके अलावा मोनोमर्स के रूप में होती है, यानी एकलक के रूप में होती है। ये जो थ्रोम्बिन बना है ये फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करेगा और इसको, जो ये फाइब्रिनोजन के मोनोमर थे यानी एकलक थे, उनका पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण कर देता है। और जो ये बहुलीकरण जब इनका हो जाता है फाइब्रिनोजन का, तो फाइब्रिन बनता है। जो ये फाइब्रिन प्रोटीन जो बना है इसकी खास बात क्या होती है, ये रेशे के रूप में जाल बनाने का काम करता है। इस तरीके से होता है ये। तो ये तीनों स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं, यानी कि फाइब्रिन का निर्माण हो चुका है। अब आप इस डायग्राम की तरफ आ जाइए। जहां पर चोट लगी है वहां पर जो ब्लड वेसल है वो श्रिंक हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ताकि ब्लड हमारी बॉडी से कम निकले। थोड़ा सा यहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। अब आप देखिए जो ये आरबीसी है वो जहां पर चोट लगी है वहां पर इकट्ठी हो जाएगी आकर। इसके अलावा जो प्लेटलेट थी वो भी यहां पर इकट्ठी हो गई है इस जगह पे जहां पर चोट लगी है। अब जो तीसरी चीज हमारे पास बनी है वो है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो अभी हमने तैयार किया है ये क्या करेगा कि जो ये ब्लड रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनके चारों तरफ ऐसे जाल बना देता है, एक रेशेदार जाल बना देता है, जिसकी वजह से ये जगह बंद हो जाती है। तो जो ब्लड बह रहा था वो बहना बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी स्टेप हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इनको ध्यान से समझें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। फटाफट आपको बता देता हूँ। जो क्लोटिंग फैक्टर है इनको हम रोमन भाषा में ही लिखते हैं। दूसरी बात, इनको स्क्वेंस से ही लिखा जाता है, यानी पहले नंबर पर फाइब्रिनोजन है तो आपको पहले नंबर पर फाइब्रिनोजन ही लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप कोई और इनमें से लिख दें। पहले नंबर पर फाइब्रिनोजन है, पहला जो क्लोटिंग फैक्टर है। दूसरा क्लोटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा क्लोटिंग फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम, इसे को फैक्टर भी कहते हैं।
इसके अलावा अगर कैल्शियम ना हो तो भाई जो क्लोटिंग है वो भी नहीं होगी। मैं आपको शायद यहाँ पर बताना भूल गया, जो ये वाली प्रक्रिया है प्रोथ्रोम्बिन का, जो थ्रोम्बिन में बदलाव हो रहा है, इसके लिए भी हमें कैल्शियम आयन की ही जरूरत होती है। यहाँ पर भी कैल्शियम आयन चाहिए। अब हम बात करते हैं 5वें फैक्टर के बारे में, वो है प्रोएफिलरिन। छठा है एफिलरिन, और ये अब अमान्य है, यानी अब ये मान्य नहीं है। 7वां है प्रो कन्वर्टिन। 8वां है AHG यानी एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और ये जो हीमोफीलिया ए के मरीज होते हैं उनमें ये 8वां फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। 9वां है क्रिसमस फैक्टर, और इसकी खास बात ये है कि ये हीमोफीलिया बी के जो पेशेंट हैं उनमें एब्सेंट होता है। हीमोफीलिया बी के जो पेशेंट हैं उनमें ये फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों ही जो फैक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां जो फैक्टर है वो है स्टुअर्ट फैक्टर। 11वां फैक्टर है PTA यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12वां फैक्टर है हैगमैन फैक्टर, और ये जो फैक्टर है इसको सरफेस फैक्टर भी कहा जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये घर्षण यानी फ्रिक्शन से सक्रिय होता है, फ्रिक्शन से एक्टिव होगा। जो 13वां फैक्टर है वो है FSF यानी फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, इसे लाकी-लुहान फैक्टर भी कहा जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लड क्लोटिंग से संबंधित सारी बातें हमने कवर कर ली है। किसी भी एग्जाम में इन सब जो बातें मैंने आपको बताई है इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। उम्मीद है आपको सब समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।